आज हमने पोटेंशियोमीटर करना है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है बच्चे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये ना पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने वाला एक डिवाइस है। एक सर्किट भी बोल सकते हैं, सर्किट के साथ साथ एक अरेंजमेंट बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी वायर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो किसी भी एक पार्ट के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल का, कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का या कितना ड्रॉप है, उस चीज को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। जैसे हमारे पास एक सेल है, लेट अस सपोज, तो उस सेल की ईएमएफ जो कि होती है वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल इन ओपन सर्किट, जब सेल में से करंट ना पास कर रहा हो उस टाइम जो वोल्टेज होती है इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। इसकी ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। ये कि किसकी एप्लीकेशन है। इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर को फाइंड करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे सामने आएंगी। तो जो पोटेंशियोमीटर है एक्चुअली इसका जो सर्किट है वो क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द सर्किट डायग्राम। लेट मी राइट इट्स definition. तो it is used to measure the potential drop across a length of the wire. ठीक है जी। तो दिस इज पोटेंशियोमीटर। इसकी दो एप्लीकेशंस हम पढ़ते हैं बच्चों जो सीबीएसई में एज इट इज मेंशन्ड है। एक तो एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हमें दो सेल्स दिए जाएंगे, उनकी ईएमएफ हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell. So these two applications are mentioned in CBSE syllabus and that we have to understand कि हम कैसे पोटेंशियोमीटर से ये करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। देखो हम एक वायर ले लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव ए वायर ए बी। इस वायर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, कहीं से ये मोटी कहीं से पतली ऐसी नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म विड्थ होनी चाहिए इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसमें से जो करंट पास कर रहा है आई करंट, वो स्टेडी करंट है। मतलब वो टाइम के साथ करंट जो है ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना वो टाइम के साथ करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इट इज ए कांस्टेंट करंट और स्टेडी करंट। अब लेट अस सपोज इस वायर के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी। ये एक बैटरी लगा दी मैंने सिंपली। इस बैटरी से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया। ठीक है जी। अब ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, एक तरफ V पोटेंशियल आ जाएगा, एक तरफ 0 आ जाएगा। वो सारा पोटेंशियल डिफरेंस V पोटेंशियल डिफरेंस इसकी पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि इस वायर के अक्रॉस अगर हम कोई भी लेंथ ले लेंगे, लेट अस सपोज यहां से लेके यहां तक एक J पॉइंट ले लिया और मैंने ये एक लेंथ ले ली L लेंथ, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल बोलता है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ AJ, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है A से लेके J तक, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर AJ। दिस इज द प्रिंसिपल कि पोटेंशियल ड्रॉप across any length of the wire is directly proportional to that length। कहां से आया ये प्रिंसिपल? बहुत आसान है, हमने जस्ट बैटरी की वोल्टेज V इसको अप्लाई करी है। अगर हम इस वायर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दें तो ओम्स लॉ बोलता है कि जो वोल्टेज है इस पूरी वायर के अक्रॉस वो I इंटू R होगी। व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस AB वायर, तो R इज इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होगा। ओके अब हम यहां पर R का एक फॉर्मूला है हमारे पास, रो L बाई A। ये फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई कर दिया।
यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है, ए इसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो मैंने बोला कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब अगर ए कांस्टेंट होगा, आई कांस्टेंट होगा, रो वैसे ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा वहां पे, तो वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स एल, और ये जो कांस्टेंट है आई रो बाय ए दैट इज कॉल्ड के, एंड दिस के इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहीं से देखना डेफिनेशन आएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है जी, तो यहां से हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल है। मींस अगर मैं देखूं, अगर आप एग्जांपल से समझते हैं, लेट अस सपोज ये एक 100 सेंटीमीटर की वायर थी, जो AB वायर की लेंथ है, लेट अस सपोज वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, और यहां पर जो मैंने वोल्टेज अप्लाई करी है, लेट अस सपोज वो 10 वोल्ट है। तो इस केस में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा K, जिसकी हम बात कर रहे हैं K, वो कितना आएगा ध्यान से देखते हैं। तो K इज वोल्टेज, देखो K यहां से अगर लिख लें तो V बाय L है, इट इज वोल्टेज विच इज 10 वोल्ट डिवाइड बाय लेंथ विच इज 100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये K के यूनिट्स आ गए वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये कांस्टेंट हमें ये बता रहा है कि इस वायर का हर एक सेंटीमीटर 0.1 वोल्ट के बराबर है। इस वायर का जो हर एक सेंटीमीटर है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.1 वोल्ट। तो ये यहां पर इसका प्रिंसिपल है। अगर आप यहां पर एक वोल्ट मीटर ले लें, जो वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, अगर हम यहां पर एक वोल्ट मीटर ले लें, उस वोल्ट मीटर को हम यहां पे अप्लाई कर दें, एक यहां से ले लें टर्मिनल उसका, और एक हम लेट अस सपोज 5 सेंटीमीटर से ले लें, टोटल ये 100 सेंटीमीटर की, हम 50 सेंटीमीटर से एक लगा देते हैं टर्मिनल। तो यहां मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो ये वोल्ट मीटर कितनी वोल्टेज मेजर करेगा, ये इसके अकॉर्डिंग टोटल 100 सेंटीमीटर थी ना, तो मैंने 50 सेंटीमीटर वायर ले ली, टोटल 10 वोल्ट थी, हाफ लेंथ पे कितनी हो जाएगी 5 वोल्ट्स। तो ये वोल्ट मीटर 5 वोल्ट मेजर करेगा। मींस हर एक सेंटीमीटर ऑफ दिस वायर is equivalent to 0.1 volts। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम किसी अननोन सेल की EMF फाइंड कर सकते हैं, हम किसी सेल की रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। उससे पहले हम पोटेंशियोमीटर के सर्किट को स्टडी करेंगे कि पोटेंशियोमीटर के सर्किट में क्या क्या होता है। ये तो अभी मैंने जस्ट प्रिंसिपल समझाया आपको, और के यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है ये बताया। So now we will study the circuit diagram of potentiometer. Circuit diagram of potentiometer। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक वायर होती है, दिस इज वायर AB। इस वायर के अक्रॉस हम एक बैटरी की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। एक बैटरी ले लेते हैं, लेट अस सपोज ये मैंने एक बैटरी ले ली, इस बैटरी की EMF स्मॉल e ले लेते हैं, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल r ले लेते हैं। वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर ही है, मैं शो नहीं कर रहा। एक हमने सर्किट में लगा दी वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम रेहोस्टेट बोलते हैं, RH। ठीक है, RH उसके पैर में मैंने लिख दिया, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ रेहोस्टेट। और यहां पर ये जो वोल्टेज है और ये जो रेजिस्टेंस है, इनको हमने दोनों को सीरीज में जोड़ के, बैटरी और रेजिस्टेंस को इस वायर के साथ जोड़ दिया। ओके, तो ये हमारे पास जो सर्किट बना है आपके सामने, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। ये बेसिक वाला सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, प्राइमरी सर्किट। ठीक है, ये सर्किट हमें बनाना ही पड़ेगा पोटेंशियोमीटर को यूज करने के लिए फॉर एनी एप्लीकेशन। लेकिन एक और पार्ट है इस सर्किट का विच इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें हम वो चीज लगाते हैं जिसकी हमने EMF फाइंड करनी है, वो सेल लगाते हैं, या अगर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो सेल लगाते हैं। अगर हमने दो सेल्स की EMF को कंपेयर करना है तब भी हम उसको सेकेंडरी सर्किट में लगाते हैं। तो जो भी हमारा एक्सटर्नल डिवाइस होगा जिसको आपने मेजर करना है, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसको हम सेकेंडरी सर्किट में लगाएंगे। तो सेकेंडरी सर्किट में क्या होगा, लेट अस सपोज हमारे पास एक दूसरा सेल है जिसकी EMF है कैपिटल E, आप इसको फाइंड करना चाहते हो। ठीक है,
तो इस केस में हम उस सेल को ए पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव ए से जुड़ा हुआ है तो इस सेल का पॉजिटिव भी ए से जुड़ना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और इस सेल के साथ हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है। सेकेंडरी सर्किट के बारे में समझो क्या क्या लगा होता है। एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और इस गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो वैसे ही जैसे हमने जॉकी की बात करी थी उस जॉकी के साथ लगा देंगे। जॉकी जो होता है वो मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है, टेम्परेरी कॉन्टैक्ट। उसको वायर के किसी भी पोर्शन पे जब हम लगाते हैं तो वहां पर हमारे पास कॉन्टैक्ट बन जाता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड जॉकी। तो ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। तो सबसे पहले तो ये दोनों सर्किट्स को ड्रॉ करना आना चाहिए कि किस तरह से हमने इसके सर्किट्स को ड्रॉ करना है। अब हम बात करेंगे कि हम इसको एप्लीकेशन के तौर पे कैसे यूज करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, पहले हम यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना सीख लें, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बात कर लें कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। एक मिनट रुको जरा। तो एक हमारे पास प्राइमरी सर्किट है, ठीक है, जिसपे एक वायर है, वायर ए बी, बैटरी, रेहोस्टेट। और इंपॉर्टेंट ये कि ये सब कुछ ही लगाओ, सिर्फ एक वायर ए बी के साथ बैटरी भी लगी हुई है तब भी काम चल जाएगा। दिस इज प्राइमरी सर्किट। और सेकेंडरी सर्किट में हमारे पास सेल ऑफ अननोन ईएमएफ और रेजिस्टेंस, जो भी अननोन है वो सेल होता है। चलिए, तो अभी हम पहले वर्किंग की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझो इस चीज को। ये लेट अस सपोज जो ई वोल्टेज है, उस ई वोल्टेज के कारण इस वायर की लेंथ के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हम सबसे पहले उस पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट करते हैं कि जो ए बी वायर है, इस पूरी ए बी वायर को कितनी वोल्टेज मिल रही है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज अगर हमने लिखनी है, वोल्टेज अक्रॉस वायर ए बी, तो वो होगा करंट थ्रू वायर ए बी इनटू इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। लेट अस सपोज आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, ठीक है, आर उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दिस इज द वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी, ये हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो करंट कैसे फाइंड करें। करंट आपको यहाँ पे फाइंड करना आता है, मैं बताता हूं कैसे। हमने टोटल वोल्टेज देखनी है कि इस प्राइमरी सर्किट में कितनी अप्लाई करी हुई है। तो प्राइमरी सर्किट में हमने टोटल वोल्टेज स्मॉल ई अप्लाई करी है, इसके अलावा और कोई बैटरी कोई सेल नहीं है प्राइमरी सर्किट में, वो हमने स्मॉल ई अप्लाई करी है। दिस इज वोल्टेज। प्राइमरी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे कितनी है। देखो स्मॉल आर है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, एक रियोस्टेट की रेजिस्टेंस है और एक इस वायर की है। तो ये तीनों ही सीरीज में लगी हुई है, तो इन तीनों का सम हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये वायर ए बी की रेजिस्टेंस आ गई, ये रियोस्टेट की आ गई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है, इनटू कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां तक हो गया। तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द वायर ए बी। वोल्टेज अगर आपको पता लग गई, यहां से अभी हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे लिखा जाएगा, बहुत आसान है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है वी ए बी बाय लेंथ ऑफ द वायर, जो कंप्लीट लेंथ है, और वो कंप्लीट लेंथ हम स्मॉल कैपिटल एल ले लेते हैं। तो मींस अगर मैं इस वोल्टेज को लेंथ से डिवाइड कर दूं, लेट अस डू दैट, ई अपॉन स्मॉल आर प्लस आर एच प्लस कैपिटल आर इनटू आर बाय एल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे, इसके यूनिट्स होंगे वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर हर एक वोल्ट जो है, हर एक सेंटीमीटर जो है, वो कितनी वोल्टेज के बराबर है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें तो वी कैन फाइंड, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो ई की वैल्यू अगर मान लो 10 वोल्ट का सेल है, ये लगा दिया मैंने, ये सारी रेजिस्टेंसेस लगा दी, और ये कैपिटल आर भी मुझे पता है, तो सारा कुछ पुट करके मुझे वोल्ट पर सेंटीमीटर में के मिल जाएगा। तो दैट के विल गिव यू पोटेंशियल ग्रेडियंट,
ठीक है, तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करके लेट अस सपोज इस वायर को मिला, ऐसे समझने के लिए 10 वोल्ट मिल गया इसको, तो इस 10 वोल्ट के साथ साथ जो इसकी लेंथ है लेट अस सपोज दैट इज 100 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको मिल गया। अब ये अननोन सेल है, ठीक है, हम क्या करते हैं, इस अननोन सेल का एक टर्मिनल ए से जोड़ दिया और दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अब जब भी इस ब्रांच में करंट आएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब इस ब्रांच में करंट नहीं आएगा, यहां से लेके ये जो नीचे पिंक वाली वायर है, जब इसमें करंट नहीं होगा गैल्वेनोमीटर करंट को नहीं शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन हो जाएगी उसमें, ठीक है। अब इसमें करंट कब आएगा, कब नहीं आएगा, जब यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस VAJ, यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इसका मतलब है कि इस को कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। देखो, अगर मैं ऊपर एक सेल लगा दूं, ये समझो यहाँ पे 10 वोल्ट का एक सेल लगा दिया मैंने ऊपर, और एक 10 वोल्ट का सेल यहां लगा दिया, आपस में से जोड़ दिए मैंने दो सेल, तो इस केस में अगर मैं पूछूं सर्किट में करंट कितना है, तो देयर इज नो करंट इन सर्किट। क्यों? क्योंकि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो सेम वही चीज है, मान लो ये 3 वोल्ट का सेल था, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जॉकी को ए पॉइंट से स्टार्ट करना है और ऐसे मूव करते जाना है। अब इसका हर एक सेंटीमीटर जो है वायर का वो 0.1 वोल्ट है, तो जैसे ही आप टोटल ऐसे मूव कर करके 3 वोल्ट बना दोगे इधर से भी, तो वहां से इधर से भी 3 वोल्ट बन गया, नीचे से भी 3 वोल्ट बन गया, मतलब वो ये सर्किट बन गया आपके सामने। तो इस सर्किट में क्या होना है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही शो करेगा तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इस सेल की जो ईएमएफ है ये इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ AJ, ठीक है। वो लेंथ कैसे मेजर करनी है, या मीटर स्केल लगा होता है, वहां से पता चल जाता है कितने मीटर है। तो यहां पर अगर हम फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ AJ, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो K है, K यहां पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो उस K की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करी हुई है, और लेंथ की वैल्यू हमने यहां से नल डिफ्लेक्शन मेथड से निकाल ली, और दोनों चीजों को यहां पे मल्टीप्लाई करके यू विल गेट ईएमएफ ऑफ द सेल। इस एक्सप्रेशन में, करंट वाले एक्सप्रेशन में, अगर इसमें से कोई चीज नहीं गिवन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, फॉर एग्जांपल रियोस्टेट नहीं लगाया हुआ, सिंपल एक सेल लगाया हुआ है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और वायर की रेजिस्टेंस है, तो रियोस्टेट नहीं आएगा, यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस 0 आएगी। फॉर एग्जांपल इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं दी हुई, सिंपल एक सेल दिया हुआ है और उसके साथ साथ हमारे पास एक वायर दी हुई है, तो फिर सिंपल वो सेल, उसकी ईएमएफ और जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वहां से आएगा। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग में हम यही करते हैं, अननोन सेल का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, और जॉकी को यहां से स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, जिस पॉइंट पे जाके उसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, और बैलेंसिंग लेंथ पे जाके देयर इज नो डिफ्लेक्शन, उस लेंथ को नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल से हम करते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये सेल था 5 वोल्ट का, और इसके अलावा और कुछ नहीं गिवन, यहाँ पे जस्ट एक वायर है AB वायर, और इसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम, ठीक है, और इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। हमारे पास एक अननोन ईएमएफ का सेल है, गैल्वेनोमीटर उसके साथ लगा हुआ है, और उसकी जो जॉकी है वो यहां पे बैलेंस हो रही है 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर इज शोइंग करंट इज इक्वल टू 0, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब यहां से लेके A से लेके J तक का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल की ईएमएफ के बराबर होगा। ईएमएफ के बराबर क्यों होगा? क्योंकि उस टाइम पर इस सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर सेल में से करंट नहीं फ्लो कर रहा तो मतलब फिर सेल ओपन सर्किट में है, वैसे जुड़ा हुआ है लेकिन है ओपन सर्किट में, करंट ही नहीं है इस ब्रांच में कोई, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी जो ईएमएफ है सेल की वो K टाइम्स ये जो बैलेंसिंग लेंथ है AJ उसके बराबर है। तो लेंथ तो मुझे पता है 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, और K हमने फाइंड कर लेना है। तो K कैसे निकलेगा? K निकलेगा V बाई L से, और V कैसे निकलेगा? V निकलेगा I इंटू R बाई L से। तो करंट अभी सर्किट में कितना है, लेट अस सी। तो सर्किट में करंट है यहाँ पे, यहाँ देखो करंट कैसे निकालना है, ये वोल्टेज 5 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस A से लेके B तक की रेजिस्टेंस जो कि दी गई है 100 ओम। तो करंट हो गया सर्किट में हमारे पास
यहाँ तो सीधा ही निकल आएगा, वैसे चलो हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ये बनेगा 0.05 एम्पेयर, ठीक है। इसको वापस आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 वोल्ट ही आएगा। तो इस केस में तो सीधा ही है। ऐसा क्यों है सीधा? क्योंकि और कोई रेजिस्टेंस ही नहीं गिवन। तो इस केस में जितनी वोल्टेज आपने यहाँ अप्लाई करी है वो सारी वोल्टेज इसको मिल गई। तो मुझे पता लग गया, ध्यान से देखो, वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वोल्टेज टोटली इसको मिल गई है, पैरेलल में लगे हुए ना, और कुछ है ही नहीं। तो 5 वोल्ट डिवाइड बाय 100, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये के की वैल्यू आ गई। इस के को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.05 इंटू 25। तो इट विल बी 1.25 वोल्ट्स, ठीक है। तो इस सेल की ईएमएफ जो है दैट इज 1.25 वोल्ट्स। इस तरह से हमें करना होता है। तो के जो है ना, उस के की बात करते हैं कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है अलग अलग केसेस में कैसे निकलता है। बेसिक फॉर्मूला है V बाय एल एंड V इज I टाइम्स R बाय एल। तो बेसिक फॉर्मूला यही है, लेकिन इस I के अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। कैसे? करंट हमारे पास हो सकता है ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रेहोस्टेट की रेजिस्टेंस प्लस वायर की रेजिस्टेंस। अगर रेहोस्टेट नहीं लगा हुआ तो फिर स्मॉल r प्लस आर ए बी, ठीक है, और डाल देते हैं। और अगर मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं दी हुई, फिर करंट कैसे निकलेगा? सिंपली E बाय आर ए बी। तब इसको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी करंट को, तब आप सीधा V बाय एल लगा दोगे, तब भी आपके पास K आ जाएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कैलकुलेट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के कुछ और फॉर्मूले भी हैं और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो के अलग अलग फॉर्मूले बन गए मेरे पास। एक बन गया V बाय एल, ये तब लगा लेना जब आपको वोल्टेज और लेंथ पता है। अगर आपको वोल्टेज की जगह करंट और रेजिस्टेंस पता है वायर की, तब ये लगा लेना। एक और बन जाएगा I टाइम्स X। ये मैंने R बाय एल को ना X पुट कर दिया। व्हाट इज X? X इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। कभी कभी ना न्यूमेरिकल में ये गिवन होता है पैरामीटर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज दिस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज दिस मच एम्पेयर्स, ठीक है। इसके यूनिट्स क्या होंगे? ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये आपको दे दे ओम पर सेंटीमीटर में और साथ में आपको करंट दे दे, तब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों को मल्टीप्लाई करके निकल आएगा। एक ये फॉर्मूला बन गया। एक और फॉर्मूला है, वो है I इंटू रो बाय ए। अब ये कहां से आया? क्योंकि यहां पर मैंने R बाय एल को रो बाय ए पुट कर दिया। कहां से? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। तो यहां से अगर हम R बाय एल निकालें तो दैट इज रो बाय ए। ये तब लग जाएगा जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रेजिस्टेंस की बजाय रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले पोटेंशियल ग्रेडियंट के हैं। इसमें जो करंट यूज हो रहा है उस करंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल। मैं अब पूरा लिखता हूं यहाँ पे, प्राइमरी सर्किट वाले सेल की ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है उसमें क्या क्या लगा हुआ है, उस हिसाब से आप करंट निकाल लेंगे, उसको यहां पुट करेंगे, के आ जाएगा। उसके बाद एट बैलेंसिंग पॉइंट, जब वो बैलेंस हो जाएगा, इस केस में जब हमने सिंपली एक सेल लगाया हुआ है, तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और ईएमएफ कैलकुलेट करनी है तो के टाइम्स लेंथ। ये लेंथ कौन सी है? बैलेंसिंग वाली। ये टोटल लेंथ नहीं है, ये बैलेंसिंग वाली लेंथ है, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से फैक्टर पे के डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे के इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो के होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको पहले हम देखें कि किस तरह से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम वोल्टेज और एल का ग्राफ बनाए, वोल्टेज और लेंथ का, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमें पता लग गया। इसकी जो स्लोप होती है वो भी हमें के दे सकती है। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये ग्राफ दे दिया जाए, उस ग्राफ की स्लोप निकाल के आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना पड़े, ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ के का सेंसिटिविटी से क्या लेना देना है। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी
ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई भी ले लो, उसकी सेंसिटिविटी का मतलब है कि वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास वेइंग मशीन है, वेइंग बैलेंस है, अगर आपका जो वेइंग मशीन है वो 10 ग्राम तक मेजर कर रहा है तो वो उसकी एक सेंसिटिविटी हो गई। लेकिन अगर वो मान लो 1 ग्राम तक भी मेजर कर सकता है और ज्यादा सेंसिटिव हो गया, उससे कम भी मेजर कर सकता है, 0.001 ग्राम भी मेजर कर सकता है तो वो और ज्यादा सेंसिटिव हो गया। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी जो होती है एक्चुअली वो उसकी रेजोल्यूशन होती है, उसका लीस्ट काउंट होता है कि वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। अब ऐसे ही ये पोटेंशियोमीटर वायर है, अगर पोटेंशियोमीटर की जो वायर है वो कम से कम वोल्टेज, जितनी कम वोल्टेज वो मेजर कर सकती है उतनी ज्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगा, उतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। अब कम वोल्टेज मेजर करने का मतलब क्या है, दो एग्जांपल्स लेके समझते हैं। मान लो ये एबी वायर है, इसको मैंने लगाए 10 वोल्ट, प्राइमरी सेल लगाया मैंने 10 वोल्ट का, ठीक है। इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्ड्स टू 10/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना। ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलेगा। तो दिस इज, ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है दैट इज 10/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मींस 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि इसका हर एक सेंटीमीटर जो है वो हमें 0.1 वोल्ट तक मेजर करने देगा। मतलब जब आप ये जॉकी को यहाँ पे मूव करोगे, ये सेल लगाया मैंने, इस सेल के बाद गैल्वेनोमीटर लगाया और जॉकी को मैंने ऐसे पकड़ लिया, आप 1 सेंटीमीटर आगे गए तो वहां पर 0.1 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। आप एक और 1 वोल्ट आगे चले, 1 सेंटीमीटर आगे चले गए, एक और 1.1 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। तो हर एक सेंटीमीटर इतनी वोल्टेज के बराबर है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल में लेट अस सपोज हम 10 वोल्ट की जगह बैटरी लगा दे 1 वोल्ट की, छोटी बैटरी लगा दे। तो छोटी बैटरी लगाने से क्या होगा, अब यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर 0.01 वोल्ट के बराबर है, और कम वोल्टेज, है ना। डिस्टेंस उतना ही मूव करना पड़ रहा है बट अब वो और ज्यादा कम वोल्टेज मेजर कर पा रहा है। तो इस केस में जो पोटेंशियोमीटर है दैट विल बी मोर सेंसिटिव। क्यों मोर सेंसिटिव, अगर ये सेल की ईएमएफ 0.1 वोल्ट हुई तो 10 सेंटीमीटर तक जाके ये उसको मेजर कर लेगा। लेकिन इस केस में 0.1 वोल्ट को मेजर करना था तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर आगे गया। मतलब अब इसके जो एक छोटी छोटी जो डिवीजन है इस केस में वो आपको 0.01 वोल्ट दे रही है, तो रेजोल्यूशन इससे बढ़ जाती है। अब इसका मतलब है कि जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी, व्हेन, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसमें छोटा है उसमें बड़ा है, व्हेन के डिक्रीजेस। अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर दें तो सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर की बढ़ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे दो पोटेंशियोमीटर है, एक ये है स्लोप K1 और एक ये दूसरा है स्लोप K2। अब सीधी सी बात है कि भाई ये जो A वाला ग्राफ है, A वाला ग्राफ, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है क्योंकि स्लोप ज्यादा है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो सेंसिटिविटी कम होगी, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो सेंसिटिविटी इज रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कैसे करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज V/L। तो एक तो तरीका सीधा ये है कि L को बढ़ा दो। तो क्वेश्चन लिख ले पहले, हाउ टू डिक्रीज K और इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ध्यान से समझो, हमने K को डिक्रीज करना है। लेट अस सपोज हमने जो बैटरी की वोल्टेज लगाई वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट, जो बाहर से हम सेल लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है। अच्छा, ये सेल किस पे डिपेंड करता है कि कितना लगाना है, ये भी बात करते हैं अभी, लेकिन मान लो ये फिक्स कर दिया हमने, तो फिर क्या होगा, अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर की वायर है लेट अस सपोज,
तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट लेट अस सपोज बड़ा आ रहा है, हमने इस वायर की लेंथ 1000 सेंटीमीटर कर दी और बड़ा कर दिया इसको, तो 1000 सेंटीमीटर करने से लेंथ के बढ़ने से पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये V क्या है? V इज वोल्टेज, V इज वोल्टेज अक्रॉस वायर AB, तो वी कैन डिक्रीज V। दूसरा पॉइंट, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दे। अब उसको कैसे डिक्रीज करे? ये आपने सेल लगाया था, EMF E थी, इंटरनल रेजिस्टेंस R थी, एक मैंने यहाँ पे रियोस्टेट लगाया, ठीक है, और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है AB की रेजिस्टेंस वो फिक्स्ड है, उसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं, वो R है, वो फिक्स्ड है। अब आप चाहते हो V को डिक्रीज करना है और V इज इक्वल टू IR, पता लग रहा है ना, V इज इक्वल टू IR वेयर I इज द करंट थ्रू दिस वायर एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB। R फिक्स है, तो आप कैसे V को डिक्रीज करोगे? V को डिक्रीज करना मतलब करंट को डिक्रीज करो, और करंट किस पे डिपेंड करता है? करंट EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस वायर की रेजिस्टेंस। करंट इसके बराबर है, इस ब्रैकेट के बराबर, इसको आपने डिक्रीज करना है। या तो सेल छोटा लगाओ, वो एक चीज है, सेल नहीं छोटा लगाना, दूसरे काम क्या हो सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स है, वो भी नहीं चेंज कर सकते, एक्सटर्नल भी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो रियोस्टेट लगाया जाता है सर्किट में वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम सर्किट में से करंट को डिक्रीज कर पाए। हम इसकी रेजिस्टेंस जो है ना RH, उसको बढ़ा देते हैं। अगर हम RH बढ़ाते चले जाएंगे तो इस सर्किट में से करंट जो है वो डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट डिक्रीज होगा। करंट के डिक्रीज होने से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर वो डिक्रीज होगा, V के डिक्रीज होने से K डिक्रीज होगा और सेंसिटिविटी जो है उसकी पोटेंशियोमीटर वायर की बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज, इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो यही है कि हमने किसी अननोन सेल की EMF को फाइंड करना है। ये हमारे पास वायर AB थी, इसको हमने इस तरह से सेल जोड़ दिया, एक रियोस्टेट जोड़ दिया और ये हमने कंप्लीट कर दिया। और अब मेरे पास एक सेल है, उस सेल की EMF, सेल लगाते हैं ना, एक सेल है, उस सेल की EMF को मुझे फाइंड करना है। ये मेन एप्लीकेशन है इसकी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब मान लो इसकी वोल्टेज, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, 10 वोल्ट है और आपने ये वाला जो सेल लगाया, प्राइमरी सर्किट का सेल लगाया, वो आपने लगाया 5 वोल्ट्स का। अब इसका मतलब ये हो गया कि A से लेके B तक जो वोल्टेज है, कंप्लीट वोल्टेज, वो 5 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है टोटल। मतलब इस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट को छोड़ो, वोल्टेज अक्रॉस AB वो 5 से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि आपने सेल ही 5 वोल्ट का लगाया। फिर आप इस वायर में से वो 10 वोल्ट वाला पॉइंट नहीं ढूंढ सकते। मतलब फंडा ये है कि अगर आपने 10 वोल्ट का सेल जो लिया, अगर उसकी EMF 10 वोल्ट के आसपास है, तो इस सेल की EMF, ये जो हमने प्राइमरी में लगाया, ये उससे बड़ी होनी चाहिए। ये अगर 20 वोल्ट होगी ना, तब आपको इन बिटवीन वो बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, 10 से छोटी होगी तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो EMF ऑफ प्राइमरी सेल है, that should be larger than the EMF of secondary cell, ठीक है। तो बात ये हो रही है कि यहाँ पर ये वाला जो सेल होता है ये हमेशा इससे बड़ा होता है, तभी आप इसकी वोल्टेज को इस वायर के अक्रॉस बैलेंस कर पाओगे। यहाँ पर आपने 5 वोल्ट लगाया, लेट अस सपोज इस पूरी वायर को 5 वोल्ट मिला हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सेल है 2.5 वोल्ट का। नाउ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आप ऐसे बढ़ते जाओगे, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है इस लेंथ के अक्रॉस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और जैसे ही आप 5 वोल्ट टोटल है ना, जैसे ही 2.5 वोल्ट तक पहुंचोगे तो वहां पर यहाँ गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसमें करंट नहीं आ रहा। देन वी कैन राइट कि EMF ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू K टाइम्स दिस लेंथ, ठीक है। तो ये वाला सेल बड़ा होना चाहिए, ये वाला सेल हमेशा छोटा होना चाहिए। सेंसिटिविटी पे वापस आ जाओ, K पे,
तो इस तरह से दो पॉइंट्स आ गए मेरे पास, एक तो लेंथ को इंक्रीज कर दो, लेंथ के इंक्रीज होने से सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी उसको डिक्रीज करके भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन कराता हूं और जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक वायर ए बी है, इसको यहां पर सिंपली क्वेश्चन में 3 वोल्ट का सेल लगाया हुआ है यहां पे, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया उसको। यहां पर एक 1.5 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। छोटे वाला जहां छोटा सेल लगा होगा और जहां गैल्वेनोमीटर लगा होगा वो सेकेंडरी सर्किट होगा, दूसरा वाला प्राइमरी सर्किट होगा। ये जॉकी लगी हुई है और क्वेश्चन में बोला गया है कि इस वायर की लेंथ 1 मीटर है और इट इज कनेक्टेड टू द ड्राइवर सेल। इस प्राइमरी सेल को ड्राइवर सेल भी बोलते हैं, ये ड्राइव करता है, ड्राइवर सेल। इट इज कनेक्टेड टू द ड्राइवर सेल ऑफ 3 वोल्ट व्हेन ए सेल ऑफ 1.5 वोल्ट इज यूज्ड इन द सेकेंडरी सर्किट, ये भी गिवन है। then the balancing point is found at 60 सेंटीमीटर, है ना, यहां से लेकर यहां तक 60 सेंटीमीटर पर हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है। दिस इज केस 1 जो गिवन है। सेकंड केस में उसने बोला है कि जब हमने एक और सेल ले लिया किसी और अननोन ईएमएफ का, तो अगर ईएमएफ अननोन वाला सेल ले लिया उस केस में हमारे पास जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है L2, उसको L1 बोल देते हैं, वो आ रही है 80 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है सारा कुछ, ठीक है। हमें फाइंड करना है नंबर 1 ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, इसकी ईएमएफ कितनी है ये बताना है। दूसरा हमें बताना है एक्सप्लेन विद रीजन वेदर द सर्किट वर्क्स इफ ड्राइवर सेल इज रिप्लेस्ड विद द सेल ऑफ 1 वोल्ट। अगर ये 3 वोल्ट की जगह कह रहा है हम 1 वोल्ट का सेल लगा दे तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा काम। ये सेल की वोल्टेज बड़ी होनी चाहिए क्योंकि तभी इस वायर को टोटल यहां से लेकर यहां तक 3 वोल्ट मिलेंगे। अगर ये 1 वोल्ट का हुआ तो फिर इसको यहां से लेकर यहां तक 1 वोल्ट मिल रहा है तो 1.5 बीच में कैसे ढूंढोगे, वो तो आगे चला जाएगा उसके, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसकी ईएमएफ हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तो 1 वोल्ट सेल बना दोगे अगर इसको तो नहीं काम करेगा। एक और क्वेश्चन है कि डज द हाई रेजिस्टेंस आर यूज्ड इन द सेकेंडरी सर्किट विल अफेक्ट द बैलेंस पॉइंट। अगर कह रहा है यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा लें यार, तो क्या उससे बैलेंस पॉइंट पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसकी ईएमएफ। तो ये हमारे पास कहानी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट देखेंगे सबसे पहले। के वी बाई एल, कितनी वोल्टेज अप्लाई करी है? 3 वोल्ट। कितनी लेंथ है? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो के आ गया 0.03 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब बस इसका हर एक सेंटीमीटर 0.03 वोल्ट के बराबर है। ओके, बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है नॉन के साथ? ये नॉन वाले सेल के साथ आ रही है जो हमें ऑलरेडी पता है, उसके साथ बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 60 सेंटीमीटर। और फिर मतलब उसकी ईएमएफ जो ये गिवन है नॉन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ना, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू के टाइम्स एल। के हमने फाइंड कर लिया हुआ है, तो यहां से भी निकाल सकते थे। EMF is 1.5, K is 0.03 into L 60, है ना, तो ये K भी यहां से भी निकाल सकते थे। हम इस पे आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले की लेंथ कितनी है? 80 सेंटीमीटर ना, हाँ, तो सेकंड वाले की EMF कितनी होगी? K टाइम्स L2। सीधा EMF का फॉर्मूला K टाइम्स L2। K कितना? 0.03 into L2। L2 गिवन है 80, इनको मल्टीप्लाई करो 8 24, 2.4 वोल्ट का सेल। तो सेकंड वाला सेल जो है E2 दैट इज ऑफ 2.4 वोल्ट। लेट अस सपोज यहाँ पर बोला होता कि 80 की बजाय हमारे पास जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो पूरे 100 पे जाके आ रही है, तो उसका मतलब है कि वो जो सेल होता उसकी EMF होती K टाइम्स 100, तो K इज 0.03 इंटू 100 मतलब 3 वोल्ट। मान लो बोला जाता 50 सेंटीमीटर पे आ रही है किसी और सेल के साथ बैलेंसिंग लेंथ, तो उसकी EMF होती K टाइम्स 50, जहां पर भी आ रही है। तो K कितना है? K तो उतना ही रहेगा 0.03 इंटू 50, तो यह हो गया 1.5 वोल्ट अगर 50 सेंटीमीटर पे आ रही है। 10 वोल्ट का सेल ले लेते हैं, एक 5 ओम की ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं, 100 सेंटीमीटर की ये वायर ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी बोलो, कौन है? किसने हाथ खड़ा किया है? कोई डाउट किसको है?
के पोटेंशियल ग्रेडियंट, तू लेट आया था क्लास में? के इज वोल्ट पर यूनिट लेंथ, जो भी इस वायर को वोल्टेज मिल रही है पर यूनिट इट्स लेंथ। हाँ जी बच्चों, मुझे बताओ के को कैलकुलेट करना सीखा आप लोगों ने? मैं के और कैलकुलेट कर रहा हूं दूसरे एग्जांपल के साथ। ध्यान से देखो कि इसमें के कैसे कैलकुलेट करना है और फिर यहाँ पे जो सेल लगाएंगे उसकी ईएमएफ कैसे बतानी है, गैल्वेनोमीटर और ये चौकी। ठीक है, पहले के कैसे कैलकुलेट करना है इस केस में ध्यान से देखो। इस अपनी वायर की जो रेजिस्टेंस है आर, दैट इज 45 ओम। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस के लिए मैंने ये ले लिया। अब हमें सबसे पहले के फाइंड करना अब इस सर्किट का। तो के इज वोल्टेज अक्रॉस वायर एबी, एबी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लेनी है, डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर एबी। ठीक है, दिस इज के, पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर एबी डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ मैं पुट कर देता हूं 100 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस फाइंड द करंट। करंट कैसे निकाला जाएगा? इस ऊपर वाले सर्किट में से करंट निकालना है, नीचे वाले को नहीं देखना, नीचे वाले को हाइड कर लो। इसमें ये बैटरी की वोल्टेज है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस एक ये है और एक ये है, दो ही रेजिस्टेंस नजर आ रही हैं इस प्राइमरी सर्किट में। ऊपर वाला सर्किट कौन सा है? प्राइमरी। इसमें कितनी रेजिस्टेंस नजर आ रही है मुझे? सिर्फ दो, 5 ओम और 45 ओम। तो ये दोनों सीरीज में है, 45 ओम प्लस 5 ओम, तो ये बन गया 10/50 एम्पेयर। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1/5 एम्पेयर। तो इस सर्किट में जो करंट है, इस वायर में से जो करंट जा रहा है दैट इज 1/5 एम्पेयर। यहां तक क्लियर हो गया? अब इस करंट को ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, के निकाल लेंगे। करंट 1/5, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी 45 डिवाइड बाय 100, 9 पे गया, तो ये हो गया 0.09 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने के निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले ये सीख लो। अगर इस सर्किट में एक और रेजिस्टेंस लगी होती तो उससे क्या होता? फिर जब आप करंट कैलकुलेट कर रहे थे वो भी रेजिस्टेंस यहां लिखते, करंट आ जाता, फिर उसको यहां मल्टीप्लाई करते तो डिफरेंट आता पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बस सबसे पहले के कैलकुलेट करना सीख लो। अब हम इस सेल पे आ जाते हैं, इसकी ईएमएफ को कैसे फाइंड करना है। ध्यान से देखो, अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन पे कि ये 60 सेंटीमीटर पे जाके बैलेंस हो रहा है, यहां से लेके यहां तक 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है। बैलेंस होने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। ये नल डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? जब इस ब्रांच में करंट नहीं होगा। इस ब्रांच में करंट नहीं होगा, कब नहीं होगा करंट? जब ये पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर होंगे। मैंने बताया था अगर आप दो सेल्स को ऐसे जोड़ दो, यहां गैल्वेनोमीटर लगा दो, दो सेल्स को ऐसे जोड़ दो, तो गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट भी नहीं होगा। ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट। इस कॉन्सेप्ट को जो बच्चा समझ पा रहा है ध्यान से समझो, नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताओ। ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने दोनों सेल लगाए हैं यहाँ पे, सबको पता लग रहा है? देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस सर्किट। मत नहीं देना आंसर मत दो, मैं आप पढ़ा देता हूं, फिर क्या करूं, आप लोग इंटरेक्ट नहीं करते। तो जो वोल्टेज ऊपर है बच्चे वही नीचे है। ठीक है, अब इसका मतलब है ये डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा। जब नहीं डिफ्लेक्शन शो कर रहा तो मतलब ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ, और फॉर्मूला बनता है ईएमएफ इज इक्वल टू के टाइम्स एल। तो के आपके पास पहले ही है 0.09 और एल आपके पास है 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.4 वोल्ट्स। तो इस सेल की ईएमएफ है 5.4 वोल्ट्स। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर जो होता है वो इस तरह का होता है। इसमें हमारे पास ये ए यहां से शुरू हुआ, ये एक सेगमेंट हो गया 100 सेंटीमीटर का, फिर कॉपर स्ट्रिप लग गई, फिर दूसरा सेगमेंट हो गया 100 सेंटीमीटर का, यहां तक 200 सेंटीमीटर की होगी वायर, फिर कॉपर स्ट्रिप लग गई। इसकी अपनी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, तो इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल है इसीलिए इसको यूज किया जाता है। फिर यहां से लेके यहां तक 300 हो गया, फिर 400 हो गया। तो एक 400 सेंटीमीटर की एक लंबी वायर थी, उस वायर को इस तरह लंबी रखने की बजाय हमने इस तरह के सेगमेंट बना लिए, 4 सेगमेंट बना लिए, ताकि उस वायर का जो उसका अपरेटस का जो साइज है वो छोटा हो पाए। उसके बाद कुछ नहीं है, ये ए पॉइंट है और ये वायर का बी पॉइंट है। तो ए वायर के साथ ए पॉइंट के साथ बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा, फिर नेगेटिव, फिर वैसे ही रियोस्टेट आ गया, की आ गई, और ये बन गया हमारे पास ये वाला पार्ट
प्राइमरी सर्किट। ये जनरल वाला, ये प्रैक्टिकल वाला ऑपरेटर्स है जो आपको लैब में मिलेगा। और ये ए पॉइंट के साथ हमने यहाँ सेल भी चाहिए, एक सेल लगाया जिसकी हमने ईएमएफ को फाइंड करना है, और एक गैल्वेनोमीटर लगाया और उसको यहाँ पे जॉकी को यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम ऐसे मूव करते जाते हैं, गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो की तरफ आती रहती है। जहां पर बैलेंस हो जाए, मतलब इस सेल की ईएमएफ और वो लेंथ का वोल्टेज जहां पे बैलेंस हो जाए, वहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देता हमें। तो उसने जीरो डिफ्लेक्शन शो करी, उस लेंथ को हम नोट कर लेते हैं। तो ये इसका प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स है। ठीक है, बाकी सारा सेम वही है, सर्किट तो सारा वही है, बस प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स है। कंपैरिजन ऑफ ये देखो, ये मैंने दोनों तरह के सर्किट बनाए हुए हैं, आपके नोट्स में हैं। आप दोनों में से कोई भी डायग्राम एग्जाम में बना सकते हैं। तो क्या करना है, बाकी तो वही है सारा पोटेंशियोमीटर। यहां पर भी आप देख सकते हैं ए बी वायर है, मैं पहले एक सेल लगा रहा था, अब उस एक सेल की जगह मेरे पास दो सेल्स हैं, उनकी ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो क्या किया जाता है, उन दोनों सेल्स के पॉजिटिव को यहां पे जोड़ दिया जाता है ए के साथ, और एक की K1 लगा दी, एक की मैंने K2 लगा दी। अगर आप K1 को प्रेस करोगे तो ईएमएफ E1 वाला सेल आ जाएगा सर्किट में, K2 को प्रेस करोगे तो दूसरा सेल लग जाएगा सर्किट में। तो पहले हम एक सेल को जोड़ते हैं, E1 वाला लेटर सपोज जोड़ा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लेंथ मिल गई L1, बैलेंसिंग लेंथ मिल गई L1, तो आपने ये इक्वेशन लिख ली। तो E1 इज इक्वल टू KL1, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी। L1 लेंथ पे बैलेंस हो गया था। फिर K1 की को ओपन कर देते हैं, K2 को जोड़ देते हैं, मतलब अब ये दूसरा वाला सेल आ जाएगा सर्किट में। जब दूसरा सेल सर्किट में आएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ मिल जाएगी आपको। लेट अस सपोज वो L2 मिली, और ये प्रिंसिपल है हमारा कि वो ईएमएफ इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर xi2 इज इक्वल टू KL2 लिख दिया जाता है। तो वी हैव टू जस्ट कंपेयर द ईएमएफ्स, कंपेयर करनी है, कैलकुलेट नहीं करनी है ना। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर k की वैल्यू आपके पास है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट अगर सिर्फ कंपेयर करनी है तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो xi1 बाय xi2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। L1 L2 दोनों है, वो रेशो आपके पास आ जाएगी, xi1 xi2 की रेशो भी आपके पास आ जाएगी। तो सर्किट डायग्राम देख लो, जस्ट क्या है, एक सेल, उसका पॉजिटिव और इस सेल का पॉजिटिव, दोनों ए से जुड़ने चाहिए, और जस्ट आपने दो की लगानी है ना। उन दोनों कीज को आप बारी बारी, एक बार फर्स्ट की को क्लोज करेंगे, फिर दूसरी को क्लोज करेंगे, और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ फाइंड करेंगे। तो दिस इज जस्ट ए सिंपल एप्लीकेशन जो एग्जाम में पूछी जाती है। डायग्राम बनाना होता है और ये इतनी सी थ्योरी लिखनी होती है। दूसरी एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो, ये वाला सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है, सेम सर्किट है सारा वही। एक हमारे पास ए बी वायर है, ये ए से लेके बी तक आपके पास एक वायर आ गई, ए बी वायर। इसको हमने यहाँ पे प्राइमरी सेल लगा दिया, ड्राइवर सेल, की लगा दी, रियोस्टेट लगा दिया। दिस इज प्राइमरी सर्किट, वो आपको पता है, आपने ऐसे बना लेना है। सेकेंडरी सर्किट में अभी आपने इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बच्चे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पे पहले जस्ट सेल को जोड़ा जाता है, ये वाली की को ओपन रखा जाता है, इसको हम ओपन रखेंगे, एंड वी विल कनेक्ट द सेल ओनली। उस सेल को कनेक्ट करके हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। लेट अस सपोज वो लेंथ L1 आ गई, सिर्फ सेल कनेक्टेड है और कुछ नहीं है, ये नीचे वाली जो की है वो ओपन है अभी, ठीक है। तो जब ये सिंपली आप सेल को कनेक्ट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी EMF इज इक्वल टू K टाइम्स L1, ठीक है। K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, K टाइम्स L1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये कब आएगी, मैं यहां पे लिख दूं, when only cell is connected, तब आप ऐसे लिखोगे, है ना। इस केस में जब सिर्फ सेल कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर IG0 शो कर रहा है, मतलब
देयर इज नो करंट थ्रू सेल, तो सेल में से कोई करंट नहीं आ रहा। जब सेल में से कोई करंट ना आता हो उसको बोलते हैं सेल इन ओपन सर्किट। और सेल जब ओपन सर्किट में होता है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है, इसीलिए हमने लिखा ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। सेकंड केस में, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस की को क्लोज करेंगे। ये जो हमारे पास K डैश की आपको नजर आ रही है, बाकी सब वैसे ही रहेगा, उसको भी लगे रहने देना है। हमने अब इस की को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2, क्लोज द की K डैश। अब K डैश को क्लोज करने से क्या होगा, K डैश को क्लोज करने से नीचे वाला जो सर्किट है ना, ऊपर नहीं जाएगा करंट, गैल्वेनोमीटर में नहीं जाएगा, लेकिन इस पार्ट में ऐसे करंट हमेशा फ्लो होता रहेगा, क्योंकि ये क्लोज सर्किट बन गया है नीचे। तो यहां पर अभी करंट फ्लो हो रहा है। अब जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है सेल में से, तब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है बच्चे, वो कैपिटल V के बराबर होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी आपके पास, जब आपने R डैश को जोड़ दिया सर्किट में, अब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जब आप K डैश को क्लोज करोगे, then cell will be in closed circuit। closed circuit का मतलब है there will be capital V across its ends, क्योंकि there is some current through the cell and we have equation V is equal to E minus IR। ये इक्वेशन तभी बनती है ना जब उस सेल में से कुछ करंट विथड्रॉ हो रहा होता है। तो अब हमारे पास इसका मतलब है, इस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी V is equal to K times L2। अब EMF नहीं होगा, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो सेकंड वाली लेंथ आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और एक और चीज बताऊं, जैसे कि आपको पता है कि EMF बड़ी होती है और V छोटा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे L2 जो है वो छोटा होगा और L1 जो है EMF वाली लेंथ वो बड़ी होगी। चलो ये दोनों आ गए। अब आपने स्मॉल r निकालना है, तो स्मॉल r का फॉर्मूला है ना हमारे पास, E by V minus 1 into R। What is capital R? Capital R is the external resistance that we have connected across the cell। जो यहाँ पर R डैश है तो वो R डैश आएगा यहाँ पे। E by V कितना, इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पुट कर देते हैं, KL1 KL2 minus 1 into R डैश। तो K कट गया, L1 by L2 minus 1 into R डैश, है ना। इस फॉर्मूले से आप स्मॉल r निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास L1 भी है, L2 भी है और आपके पास R डैश भी है। तीनों चीजें आपको पता है एंड यू कैन कैलकुलेट स्मॉल r। ठीक है बच्चों, ये क्लियर होगी एप्लीकेशन। अननोन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करी है हमने, पढ़ लो दोबारा। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पहले हमने सेल को ओपन सर्किट में रखा क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। दूसरे केस में भी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, बट हमने नीचे वाला सर्किट क्लोज बना दिया। उस सर्किट में से करंट पास हो रहा है, मतलब सेल में से भी करंट निकल रहा है। तो जब सेल में से करंट निकल रहा होता है तब उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। तो वहां से हमने दोनों के फॉर्मूले लिख के यहाँ पुट कर दिए एंड वी हैव कैलकुलेटेड स्मॉल r। हमने क्या करना है, ये दो सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, आइडेंटिकल हैं दोनों। बाकी ये हमारे पास ऊपर प्राइमरी सर्किट है, सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। ये लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ हमें 3 मीटर दी गई है जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। और टोटल जो है हमारे पास 5 मीटर की वायर है ना। सारा कुछ आपके सामने ही है। 4 ओम रेजिस्टेंस है एंड ए वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। हाँ, इसकी 5 ओम है वायर की और 4 ओम यहाँ पे है। हमें फाइंड करना है इस सेल की ईएमएफ, इन दोनों की ईएमएफ। अब दोनों पैरेलल में है, आइडेंटिकल हैं, तो जो इसकी ईएमएफ होगी वही इसकी होगी क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा K टाइम्स L। K पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो हमारे पास आएगा वोल्टेज बाय लेंथ से, वोल्टेज आएगा IR बाय L से। तो सर्किट में I कैसे निकालना है मैंने बताया आपको। I के लिए E अपॉन, यहाँ क्या क्या है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है स्मॉल r,
मैं सब पुट कर देता हूँ वैल्यूज। आई के लिए वोल्टेज 10, रेजिस्टेंस 4 प्लस 1, ये वाली 4 हो गई, ये वाली 1 हो गई, प्लस ये वाली 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया करंट इनटू आर, आर इज 5 इनटू लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ इज 5। तो ये तो आसान ही होगा सारा काम। 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो 3 मीटर पे आ रहा है 1 वोल्ट पर मीटर आ गया। मीटर में पुट करी थी मैंने लेंथ, ठीक है, मीटर्स में पुट करी थी। और 3 मीटर पे बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, तो पता लग गया कि भाई ये हो गया 1 वोल्ट पर मीटर इंटू 3 मीटर, मीटर से मीटर कट गया 3 वोल्ट। तो दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेल। 100 ओम पर मीटर की वायर है, 2 सेल्स हैं हमारे पास, एक की ईएमएफ E1 है, एक की E2 है। तो पहले केस में ये दोनों सेल ऐसे लगे हुए हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ हमने कुछ फाइंड करी है L1। दूसरे केस में मैं दोबारा बना रहा हूं, ऐसे लगे हुए हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, पोलैरिटी रिवर्स कर दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ लेंथ आई L2। ठीक है, ये 2 केसेस है हमारे पास। तो फर्स्ट केस में दोनों की ईएमएफ ऐड हो गई, आपको पता चलता है ना, यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है दोनों सेल्स और पोलैरिटी ऑर्डर में है, तो दोनों की ईएमएफ ऐड होगी। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L1। और सेकंड केस में दोनों की ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होगी, तो दूसरी इक्वेशन बनेगी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2, जो भी सेकंड वाली लेंथ है। ठीक है, ओके, तो ये 2 इक्वेशंस बनेगी। अब आपने क्या करना है, दोनों की इंडिविजुअल ईएमएफ्स फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, लेंथ आपको मिल जाएगी क्वेश्चन में, K आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करके यू विल फाइंड ईएमएफ ऑफ ईच सेल। तो ध्यान देना बस, यहाँ पे अगर ऐसे जोड़े गए हैं 2 सेल तो ऐड करनी है, ऐसे जोड़े गए हैं तो सब्ट्रैक्ट करनी है।